सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 2 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे आर्थिक जगत से खबर आती है, ब्याज दर में तीसरी बार 0.25% कटौती कर सकता है आरबीआई। यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आप पढ़ते हैं, मौद्रिक नीति भारतीय केंद्रीय बैंक की, उसके अंतर्गत समय समय पे ब्याज दरों में परिवर्तन भारतीय केंद्रीय बैंक करता रहता है, जिससे बाजार में तरलता मेंटेन होती है, संतुलित होती है। उसी को लेकर ये खबर है। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा को लेकर खबर है कि जो बांग्लादेशी कई गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं देश में, उनको अब विशेषकर असम में अब एड्रेस करा जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी कि कैसे एंट्री करी है, क्यों यहाँ पे बिना कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन के रह रहे हैं। बाकी शंग्रीला डायलॉग चल रहा है सिंगापुर में, अब तो समापन की तरफ जा चुका है। शंग्रीला डायलॉग बेसिकली डिफेंस मीटिंग होती है, एक बहुत बड़ी विश्व की। हर देश के आपके रक्षा क्षेत्र से संबंधित उच्च अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, यूएस से लेके हर देश के। तो शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर में हुआ। वहाँ पे आपके सेना प्रमुख जो सीडीएस हैं, उन्होंने कहा कि एआई संचालित युद्ध को लेकर अ, बताया कि आने वाले समय में ये भी नया आयाम होगा युद्ध के संबंधित, है ना। अब मानवीय युद्ध, फिजिकल युद्ध से ज़्यादा अब जो नया युद्ध आने वाला है वो टेक्नोलॉजिकल युद्ध होगा, जिसमें बैठे बैठे युद्ध लड़ा जाया करेगा। साइबर वॉरफेयर जैसे हम कहते हैं अपने आप में, और उसमें एआई भी अगर आ जाए तो और ख़तरनाक हो जाता है। फिलहाल बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर, बीमार स्वास्थ्य सेवाएं। आज हमारा ध्यान केंद्रित करा जा रहा है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद देश में स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत लगातार बिगड़ रही है। तो आखिर इसकी वजह ये क्या है? प्रतिवर्ष बजट में स्वास्थ्य के लिए जो राशि तय होती है वह इतनी नहीं जिससे सभी नागरिकों की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकें। वजह यही है कि गंभीर बीमारी का इलाज करने के क्रम में आम आदमी की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। इसी वजह से कई परिवार तो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ये दुखद है कि आज़ादी के बाद से अब तक हम शहरों और गाँवों में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ढांचा नहीं बना पाए। आज भी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक उपकरणों और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसका नतीजा अंततः मरीजों को भुगतना पड़ता है। बीते दिनों बलिया में मोबाइल फ़ोन की रोशनी में 4 महिलाओं का प्रसव कराया गया। यह सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की एक और वानगी है। कई अस्पतालों में जनरेटर और डीजल के अभाव का बहाना बनाया जाता है, लेकिन वहाँ इसकी सुविधा उपलब्ध होने पर भी ये नौबत क्यों आई, ये जांच का विषय है। अब सरकार देखिए करोड़ों रुपए खर्च करती है बजट में और सुविधाओं के ऊपर, मगर नीचे तक कभी पहुंच ही नहीं पाता है, सुविधाएं नहीं मिलती किसी को। हकीकत है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली आज भी कायम है। आबादी के लिहाज से सरकारी अस्पतालों की संख्या काफ़ी कम है। गांव के मरीज उपचार के लिए शहर की तरफ भागते हैं, जहाँ निजी अस्पतालों में अपनी थोड़ी बहुत बचत भी गंवा बैठते हैं। यह एक बड़ा सवाल है कि सेहत की देखभाल पर आम आदमी का खर्च कम क्यों नहीं हो रहा, और ये सरकार के लिए भी चुनौती की है। फिलहाल इस पर रोज जोर देने की ज़रूरत है कि मरीजों का सुरक्षित उपचार हो और वह स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। और हाँ, बहुत ही चिंताजनक बात रही ये वाली। अगला है यहाँ पे संदेश से आगे, आतंकवाद को शह और संरक्षण देने के मसले में पाकिस्तान की भूमिका जगज़ाहिर रही है। हैरानी की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार आतंकियों के वित्त पोषण के लिए पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया गया है, लेकिन उस पर कभी असर नहीं पड़ा। उल्टा जब भी मौका मिला, पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को हर स्तर पर खाद पानी मुहैया कराया और ख़ासतौर पर भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहलगाम में आतंकी हमला उसकी कुछ मंशा ही एक बड़ी थी। ये तो हम जानते हैं, पाकिस्तान सब टेररिज्म, ग्लोबल कम्युनिटीज़ भी जानती हैं टेररिज्म फैलाया जा रहा है उस ज़मीन से, मगर कोई उसको लेकर एक्शन नहीं लेता है, ये दुखद है। अगला संपादकीय बढ़ते हैं, विकसित भारत की राह पर युवा शक्ति। रवि शंकर साहब लिखते हैं, युवा शक्ति देश और समाज की रीढ़ होती है। युवा ही देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। वह ही देश का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के सेतु भी हैं। हमारे राष्ट्र के लिए
कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवा सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। इतना ही नहीं, समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। और इतिहास गवाह है कि आज तक दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रहे हों, उनके मुख्य आधार युवा ही रहे हैं। पुनर्जागरण काल में राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ विवेकानंद जैसे युवा विचारकों ने धर्म और समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। बिल्कुल, उदाहरण के तौर पर भारत की आज़ादी के अनेक युवाओं ने अपना सहयोग दिया, कई युवाओं ने बलिदान तक दिया। परिणाम स्वरूप हमारा देश ब्रिटिश राज को ख़त्म करने में कामयाब हुआ। युवाओं ने इस प्रकार अनेक ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमारे पास युवा संसाधन के रूप में अपार संपदा है, और यदि समाज के स्वर को सशक्त बनाया जाए तो हम बहुत जल्द ही महाशक्ति बन सकते हैं। कहने में अच्छा है, मगर करना भी चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश में 47 तक विकसित राष्ट्रीय भारत बनाने का आह्वान किया है। विकसित भारत की इस संकल्पना को साकार रूप देने में युवा आबादी की अहम भूमिका होगी। यदि वर्तमान भारत की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे युवा देश है। संख्या के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 25 वर्ष तक की आयु वाले युवा कुल जनसंख्या का 50% हैं। मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन अपनी 50% युवा ही है। बिल्कुल, हमें उन्हें हार्नेस करना पड़ेगा, उन्हें स्किल्ड करना पड़ेगा, उनको हमें इस काबिल बनाने की ज़रूरत है कि वो वर्तमान में तो पहले तो रोज़गार लेने लायक हों, और कोई कंट्रीब्यूट कर सके समाज को। जब हम बात करते हैं कि हमारा देश युवा है, देश बदल सकते हैं, युवा देश बदल सकता है, तो क्या हम ये सोचते हैं कि यह कौन सा युवा है जो देश बदलेगा? ये युवा जो रोज़गार के लिए दर-दर भटक रहा है, वह युवा जिसकी प्रतिभा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, वह युवा जो देश में अपनी प्रतिभा को उचित सम्मान ना मिलने पर विदेशी कंपनियों में नौकरी हासिल कर देश छोड़कर चले जाने के लिए विवश है, या फिर वह युवा जिनके हाथों में डिग्रियाँ तो हैं, लेकिन विषय से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान का सर्वदा अभाव है। वह साक्षर तो है, लेकिन शिक्षित नहीं। आज बहुत से ऐसे विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं जहां युवाओं की ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। कई देश में शिक्षा के लिए ज़रूरी आधारभूत संरचना की कमी है, तो कहीं बेरोजगारी ऐसे हालात हैं। इन स्थितियों के बावजूद युवाओं को एक उन्नत और आदर्श जीवन की ओर अग्रसर करना वर्तमान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये सच है कि जितना योगदान देश की प्रगति में कल कारखानों, कृषि विज्ञान और तकनीक का है, उससे कहीं बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान स्वस्थ और शक्तिशाली युवाओं का होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ युवाओं से ही राष्ट्र का मजबूती मिलती है। ऐसे भी ज़रूरत इस बात की है कि हम युवाओं को सशक्त बनाएं, जिससे वे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सामुदायिक संपर्क और राजनीति एवं प्रशासन में अपनी भागीदारी बढ़ाकर समाज में उचित स्थान पा सकें। बिल्कुल, बहरहाल बरसों से विकास के बावजूद युवा आज भी तरक्की की दौड़ में काफ़ी चुनौतियां झेल रहा है, फिर चाहे शिक्षा हो, रोजगार या फिर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां। इसलिए नया भारत बनाते हुए हमें युवा पीढ़ी के सपनों को टूटते बिखरते हुए नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि देश के निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। बिल्कुल, आपको स्किल्ड करना पड़ेगा। स्किल्ड करने में आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, जिससे वो समाज में कंट्रीब्यूट कर सकें, देश को कंट्रीब्यूट कर सकें। वरना युवा पॉपुलेशन होना भी अपने आप में एक किसी भी काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है, जब तक वो कंट्रीब्यूट करने लायक नहीं होंगे देश को। आगे देखते हैं आपके आज अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक जगत की खबरों की तरफ। तो यही शंग्रीला डायलॉग के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी की एक झलक है। फिलहाल आज की तरह रखते हैं, और डिटेल में करंट अफेयर्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिटेल में करंट अफेयर्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।